डियर स्टूडेंट्स, कृष्णा लॉ कॉलेज कमालपुर छोटनपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बीएलएलबी व एलएलबी पाठ्यक्रम में जूरिस्प्रूडेंस सेकंड के अंतर्गत कब्जे का अर्थ तथा मीनिंग ऑफ पोसेशन पर अपना वीडियो बनाने जा रहा हूं। जरा इसके बारे में ध्यान से सुनिए। सबसे पहला हेडिंग आया आप लोगों का कब्जे का अर्थ अर्थात मीनिंग ऑफ पोसेशन। जानिए क्या होता है। विधि शास्त्रियों ने कब्जा शब्द की व्याख्या विभिन्न प्रकार से की है। यद्यपि कब्जे को निश्चित रूप से परिभाषित करना कठिन है, परंतु फिर भी विधिवेत्ताओं ने इस शब्द का प्रयोग निम्नलिखित अर्थों में किया है। फ्रेडरिक फोल्के ने कब्जे को भौतिक नियंत्रण के रूप में परिभाषित किया है। सामान्य के अनुसार किसी वस्तु और व्यक्ति के बीच जो निरंतर तथा वास्तविक संबंध रहता है उसे कब्जा कहते हैं। उनके अनुसार किसी भौतिक वस्तु पर कब्जे से आशय यह है कि संसार का कोई भी अन्य व्यक्ति उस वस्तु पर कब्जाधारी के विरुद्ध अधिकार न रखे। अतः स्पष्ट है कि सामान्य ने कब्जे को वस्तु से संबंधित माना है, न कि अधिकार से। झकरिया के अनुसार कब्जा किसी वस्तु तथा व्यक्ति के बीच ऐसा संबंध है जो यह दर्शाता है कि वह व्यक्ति उस वस्तु को धारण किए रहने का आशय रखता है तथा उसके व्ययन की अक्षमता भी रखता है। सेमिंगनी के अनुसार मूर्त कब्जे का सार तत्व यह है कि कब्जाधारी अपने भौतिक बल के आधार पर अन्य वस्तुओं की कब्जाहीन वस्तु के उपयोग का उपभोग से वर्जित रखे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तथ्य कब्जा। अब ये तथ्य कब्जा और विदित कब्जा क्या होता है, इसका विचार जानिए। किसी व्यक्ति अर्थात तथ्य कब्जा क्या होता है, पोसेशन इन फैक्ट। किसी व्यक्ति और वस्तु के बीच जो संबंध होता है उसे तथ्यत्व कब्जा कहते हैं। सामान्य व्यक्ति के पास जो वस्तुएं होती हैं उन पर उसका कब्जा रहता है। अतः किसी वस्तु पर तथ्यत्व कब्जा होना उस पर भौतिक नियंत्रण का प्रतीक है। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति ने तोते को पिंजरे में रखा है तो उस तोते पर उस व्यक्ति का कब्जा होगा, किंतु जैसे ही तोता उड़कर भाग जाता है उस व्यक्ति का तोते पर से कब्जा समाप्त हो जाएगा। तथ्यत्व कब्जे के लिए निम्नलिखित या तथ्य कब्जे के विषय में निम्नलिखित बातें उल्लेखनीय हैं। नंबर 1, ऐसी वस्तुएं जिन पर मनुष्य का भौतिक नियंत्रण नहीं हो सकता, कब्जे की वस्तु नहीं हो सकती। उदाहरण चंद्रमा, सितारे आदि। नंबर 2, किसी वस्तु पर वास्तविक कब्जा होने के लिए व्यक्ति का उस पर भौतिक नियंत्रण होना आवश्यक है, किंतु इसका आशय यह कदापि नहीं है कि उस वस्तु को मनुष्य सदैव ही अपने वास्तविक नियंत्रण में रखे। उदाहरण के लिए, मनुष्य का उसके मकान, कपड़ों तथा रुपये, पैसे आदि पर कब्जा तभी बना रहता है जब वह निद्रित अवस्था में होता है। तथ्यत्व कब्जे के लिए केवल यह आवश्यक है कि व्यक्ति जब चाहे अपना कब्जाधीन वस्तु पर स्वयं का नियंत्रण पुनर्ग्रहित कर सके। नंबर 3, तथ्यत्व कब्जे के लिए व्यक्ति का वस्तु पर केवल भौतिक नियंत्रण होना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु उस व्यक्ति की अन्यों की उस कब्जे से अपवर्जित करने की सामर्थ्य भी होनी चाहिए। परंतु अनेक विधि शास्त्री इस तत्व को अनावश्यक मानते हैं तथा केवल बाह्य हस्तक्षेप की अनुपस्थिति या असंभवता को ही
कब्जे के लिए पर्याप्त मानते हैं। कब्जे के अर्जन, तर्जन या समाप्ति के निर्धारण के लिए कब्जाधारी की उस वस्तु को धारण किए रहने की इच्छा होना महत्वपूर्ण है। तथापि अपवाद रूप में कुछ दशाओं में बिना इच्छा या आशय के भी कब्जा रह सकता है। उदाहरण, प्रत्येक व्यक्ति के हाथ, पैर, आंख, कान, सिर आदि होते हैं और इन पर उसका कब्जा रहता है, किंतु इन पर कब्जा धारण किए रहने संबंधी उसका कोई आशय नहीं होता है। अब विधित कब्जा क्या होता है? विधित कब्जा यह उल्लेख किया जा चुका है कि सामाजिक हित की पुष्टि में विधि द्वारा कब्जे को संरक्षित किया जाना आवश्यक है। कब्जे को विधि द्वारा दो प्रकार से संरक्षित किया जा सकता है। नंबर 1, कब्जाधारी की कुछ विधिक अधिकार, कब्जाधारी को कुछ विधिक अधिकार देकर, तथा नंबर 2, कब्जाधारी के कब्जे संबंधी विधिक अधिकार में हस्तक्षेप करने वाले व्यक्तियों को दंडित कर या उसे क्षतिपूर्ति दिलवाकर। जब कभी कोई व्यक्ति अपना कब्जे संबंधी वाद संस्थित करता है तो न्यायालय सर्वप्रथम यह देखता है कि वादी का विवादित वस्तु पर वास्तविक कब्जा है या नहीं। यह ठीक है कि अधिकांश मामलों में वास्तविक कब्जा ही विधित कब्जे का प्रतीक होता है, परंतु अनेक दशाओं में वास्तविक कब्जे के बिना भी व्यक्ति को विधित कब्जा प्राप्त हो सकता है। इस तर्क की पुष्टि में कुछ निर्णीत वादों को उद्भूत करना उचित होगा। इसमें क्या है? पहला वाद क्या आता है? मेरी बनाम ग्रीन। अब क्या होता है इसमें? इस वाद में किसी ब्रह्मी ने नीलाम में दराज वाली एक मेज खरीदी। उसे पता चला कि मेज में एक गुप्त दराज था। उसने उस दराज को तोड़कर खोल लिया और उसमें रखा धन ले लिया। यह धन विक्रेता का था, जिसने केवल मेज बेची थी। विधि की दृष्टि में गुप्त दराज में रखे धन का विक्रेता का कब्जा अभी भी बना हुआ था, यद्यपि उस पर उसका वास्तविक कब्जा नहीं था। अतः इंग्लिश विधि के अनुसार क्रेता द्वारा उस धन को लिया जाना चोरी का अपराध माना गया। इस वाद में यह विनिश्चय किया गया कि वह व्यक्ति जो किसी वस्तु को खरीदता है उसमें रखी मूल्यवान चीज पर कब्जा रखने का हकदार नहीं है। जो उसमें छिपी हुई मिलती है, उसे वह वस्तु विक्रेता को वापस कर देनी चाहिए, क्योंकि विधि की दृष्टि में उस पर विक्रेता का ही कब्जा बना रहता है। इसी प्रकार से और भी बहुत से केस आते हैं। इसमें एल्विस बनाम दिग्गज कंपनी का है, इत्रहन बनाम डील का है, अनकोना बनाम रोजर्स आदि के मामले देखने को मिलते हैं। उसके बाद में फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कब्जे के आवश्यक तत्व। अब कब्जे की आवश्यक तत्व क्या होते हैं इसके बारे में जानिए। कब्जे की व्याख्या करते हुए हालैंड ने लिखा है कि इसमें दो तत्वों का विद्यमान होना आवश्यक है। कब्जे के दो तत्व आवश्यक होते हैं। नंबर 1, प्रथमतः कब्जाधारी का कब्जाधीन वस्तु पर वास्तविक सामर्थ्य होना चाहिए, तथा द्वितीय उस सामर्थ्य से लाभ उठाने की इच्छा होनी चाहिए। आंगल विधि में इन्हें क्रमशः कार्पस तथा एनिमस कहा गया है। कार्पस और एनिमस के नाम से जाना गया है, अर्थात कब्जे का काय और धारणा से या कब्जाधारी किए जाने की मानसिक इच्छा, इसको कहा गया है। उसके बाद में फिर आते हैं कब्जे के प्रकार। अब कब्जे के प्रकार जानिए। कब्जे के अनेक प्रकार हैं। कब्जा मूर्त तथा अमूर्त हो सकता है, अथवा तात्कालिक या मध्यवर्ती। मूर्त कब्जा तथा अमूर्त कब्जा। किसी भौतिक वस्तु के कब्जे को
मूर्त कब्जा कहते हैं, जैसे मकान, भूमि, मेज, घड़ी आदि भौतिक वस्तु पर वास्तविक कब्जे को छोड़कर अन्य प्रकार के कब्जे को अमूर्त कब्जा कहते हैं। उदाहरणार्थ दूसरे व्यक्ति को भूमि से होकर जाने का मार्गाधिकार या प्रतिष्ठा संबंधी अधिकार आदि रोमन विधि में मूर्त कब्जे को पजेसियो कार्टेसिया तथा अमूर्त कब्जे को पजेसियो जुरिस कहते हैं। कुछ विधिवेत्ताओं का विचार है कि वास्तविक कब्जा सदैव मूर्त होता है तथा अमूर्त कब्जा एक ऐसी संकल्पना है जो वास्तविक कब्जे से कुछ न्यूनता प्रदर्शित करती है। यही कारण है कि अमूर्त कब्जे को रोमन विधि में क्वासी पजेसियो के नाम से संबोधित किया जाता है। अमूर्त कब्जे के लिए यह आवश्यक है कि उसका निरंतर उपयोग तथा उपभोग किया जाए, परंतु सामान्य ने इस भेद को निरर्थक माना है। उसके बाद में फिर आता है तुम्हारा तात्कालिक या मध्यवर्ती कब्जा। सामान्य के अनुसार ऐसा कब्जा जो व्यक्ति स्वयं व्यक्तिगत रूप से प्रत्यक्ष अर्जित करता है तात्कालिक कब्जा कहलाता है, परंतु ऐसा कब्जा जो किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त होता है मध्यवर्ती कब्जा कहलाता है। उदाहरणार्थ यदि कोई व्यक्ति स्वयं पुस्तक खरीद लाता है तो उस पुस्तक पर उसका तात्कालिक कब्जा होगा, परंतु यदि वह पुस्तक खरीदने के लिए अपने नौकर को भेजता है तो उस व्यक्ति पर या वह व्यक्ति उस नौकर के कब्जे के माध्यम से पुस्तक या मध्यवर्ती कब्जा तब तक बना रहता है जब तक नौकर वह पुस्तक उसके हवाले नहीं कर देता। पुस्तक उसके हाथ में आते ही उस पर उसका तात्कालिक कब्जा हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसा मध्यवर्ती कब्जा, दूसरे प्रकार के मध्यवर्ती कब्जे, तीसरे प्रकार के मध्यवर्ती कब्जे में व्यक्ति किसी दूसरे की वस्तु पर स्वयं के हित के लिए वास्तविक कब्जा उस समय तक बनाए रखता है जब तक कि कोई विनिर्दिष्ट शर्त पूरी न हो जाए। तो इस प्रकार से मैंने आज आपके सामने इसके कब्जे के प्रकार बताए और कब्जे का अर्थ भी बताया। तो प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।